हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और चैप्टर 9 है ये, और एम एन राय। ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो जैसा कि एम एन राय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इनका जन्म 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। ठीक है, और मानवेंद्र नाथ राय और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। और उनका मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। ठीक है, उनका मूल जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, उनका जो नाम था, मूल नाम जो था। ठीक है, और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, और वो मेक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में भी वो सम्मिलित थे, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। ठीक है, तो एम एन राय अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों से में सम्मिलित रहे, और हावड़ा षड्यंत्र केस में और कानपुर षड्यंत्र केस जो था उसमें वो गिरफ्तार भी हुए थे। और आरंभिक रूप में वे युगांतर व अनुशीलन समिति जैसे संगठनों से भी जुड़े थे। ठीक है, बीडी सावरकर की अनुशीलन समिति जो थी। और एम एन राय के वैचारिक जीवन को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। जीवन के प्रथम चरण में वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। जीवन के द्वितीय चरण में वे कट्टर मार्क्सवादी बन गए। जीवन के तृतीय चरण में वे मार्क्सवाद का त्याग किया उन्होंने, और नव मानववादी होकर उभरे। एम एन राय एक विशुद्ध भौतिकवादी विचारक थे, और उन्होंने भारतीयों के आध्यात्मिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकार दिया, और उन्होंने इसे पोंगा पंथ यानी और पिछड़ापन उन्होंने करार दिया। और वे गांधी तथा नेहरू दोनों लोगों के वो कठोर आलोचक थे। ठीक है, मार्क्सवादी एम एन राय ने रिविलेशन एंड काउंटर रिविलेशन इन इंडिया दिसंबर 1973 में लिखी, तथा उन्होंने द फिलोसफिकल, ठीक है, द फिलोसफिकल कॉन्सेंस ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, और ये इन्होंने इसकी इनकी पुस्तक थी। और एम एन राय के अनुसार भारतीय बुजुर्गों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ साठ गांठ स्थापित कर ली है, इसलिए भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध केवल सर्वहारा की क्रांति ही विकल्प है। ठीक है, और उन्होंने अपनी रचना द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1920 में कहा कि भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मिलित करके क्रांति की जाएगी। और एम एन राय ने भारतीय इतिहास का वर्गीय विश्लेषण, ठीक है, भारतीय इतिहास का वर्गीय विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत में सामंतवादी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विनाश हो रहा है। ठीक है, और एम एन राय ने अपनी रचना इंडिया इन ट्रांजिशन में भारतीय समाज एवं इतिहास का वर्गीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। और भारत में पूंजीवाद का विकास हो रहा है। एम एन राय के अनुसार 1857 का विद्रोह सामंतवादी ताकतों द्वारा पुनः अपनी सत्ता हथियाने का प्रयास था, और उनके अनुसार ब्रिटिश शासन द्वारा प्रत्येक संवैधानिक सुधार बुजुर्गा वर्ग को खुश करने के लिए है, जिससे भारत में शोषण बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने भारत में साम्यवादी क्रांति का बड़ा उद्देश्य बताते हुए कहा कि भारत की क्रांति पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था की भी उन्होंने आलोचना की, और मार्क्सवाद की भी आलोचना उन्होंने की। और पूंजीवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद तीनों विचारधाराओं में उन्हें ऐसे तत्वों को उन्होंने ढूंढ निकाला था, तीनों में पूंजीवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। ठीक है, इन्होंने तीनों ही जो विचारधाराएं थी उसमें उन्होंने ऐसे तत्वों को ढूंढ निकाला जो किसी न किसी रूप में मानव को सत्ता, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है, न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो 1953, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945, साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1940।
ठीक है। 1 year ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया 1923। रिविलेशन एंड काउंटर रिविलेशन इन चाइना 1946। ठीक है। और मटेरियलिज्म एन आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट 1940। न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो एक उन्होंने 1947। ठीक है। एक तो ये है न्यू ह्यूमनिज्म मैनिफेस्टो 1953 और ये 1947। ठीक है। तो इनकी ये महत्वपूर्ण जो है ये रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बुक्स में यही सब चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है। और एम एन राय के विचारों में परिवर्तन। एम एन राय अपनी युवावस्था में क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और राय ने वर्ष 1915-16 में सशक्त क्रांति के द्वारा भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने हेतु योजना उन्होंने तैयार की जो कि सफल नहीं हो पाई थी। वर्ष 1918 के बाद उन्होंने समाजवाद का अध्ययन किया तथा अपना नाम मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, पहले मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य था जो कि कर लिया था। और वर्ष 1920 में स्वयं को समाजवादी उन्होंने घोषित किया। कब? 1920 में उन्होंने क्या घोषित किया अपने आप को? समाजवादी। वर्ष 1929 में कुछ समाजवादी सिद्धांतों के विरोध के कारण उन्हें वर्ष 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कमिटन में निष्कासित कर दिया गया था और 1930 में कानपुर षड्यंत्र के तहत उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी और यहाँ जेल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं लिखी तथा जेल से निकलने के बाद उन्होंने समाजवाद को पूर्णतः फिर त्याग दिया और क्रांतिकारी मानववादी बनकर रह गए। रेडिकल ह्यूमनिज्म। कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण। उन्होंने कांग्रेस को एक बुजुर्गा संगठन किया और उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करने से इनकार कर दिया और कांग्रेस के सहयोग के मुद्दे पर उनमें और लेनिन में मतभेद थे क्योंकि लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में बुजुर्गा वर्ग को साथ लिया जा सकता है और एम एन राय लेनिन के मध्य क्रांति की राजनीति में मतभेद। एम एन राय ने वर्ष 1925 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की तथा उन्होंने मैक्सिको में भी साम्यवादी दल की स्थापना की। भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को लेकर व्लादिमीर लेनिन व एम एन राय के मध्य मतभेद थे और एम एन राय के अनुसार भारत में साम्यवाद है तथा वे साम्यवादी क्रांति कर सकते हैं, इसलिए बुजुर्गा वर्ग यानी कांग्रेस का साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग नहीं लेना चाहिए। जबकि भारत में एक अन्य साम्यवादी नेता सोमेंद्र नाथ टैगोर ने लेनिन को बताया कि भारत में साम्यवाद बहुत कम है। सोमेंद्र नाथ के अनुसार भारत में केवल दर्जन भर साम्यवादी हैं। ठीक है, यानी दर्जन भर साम्यवादी हैं। अर्थात व्लादिमीर लेनिन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में कांग्रेस को साथ लेने का उन्होंने समर्थन किया और परंतु एम एन राय ने इसका विरोध किया। ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया और व्लादिमीर लेनिन ने क्राफ्टेशन ऑफ द नेशनल एंड द क्वेश्चन लिखा। ठीक है, और एम एन राय का नव मानववाद का विचार अमूल मानववाद व वैज्ञानिक एकात्म मानववाद। नव मानववाद के अंतर्गत एम एन राय द्वारा निम्नलिखित विचारधाराओं का खंडन किया गया। ठीक है, और खंडन किया गया और गांधीवाद के आध्यात्मिक व धार्मिक आधार की भी आलोचना की और संसदीय लोकतंत्र मान्यताओं का खंडन किया और संसदीय लोकतंत्र को विनम्र अधिनायकवाद कहा और फांसीवाद एवं नाजीवाद का विरोध किया। भारतीय दार्शनिक परंपरा की आलोचना की तथा वेदांत दर्शन को रूढ़िवादी कहा। साम्यवादी विचारधारा को भी अस्वीकृत कर दिया। वे पहले समर्थक थे। वर्गीय विश्लेषण को भी उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। साम्यवाद का खंडन। साम्यवादी विचारधारा का खंडन करते हुए एम एन राय ने आर्थिक नीतिवाद की संकल्पना को नकार दिया तथा यह संकल्पना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संस्कृति, धर्म एवं दर्शन का निर्धारण
अर्थव्यवस्था द्वारा नहीं होता है। और मार्क्स के वर्गीय विश्लेषण को नकारते हुए एम एन राय ने कहा कि वर्ग के सदस्य के रूप में व्यक्ति का चित्रण करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना करते हुए एम एन राय ने कहा कि वर्णिक वर्ग के उदय एवं पुनर्जागरण के मध्य कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। एम एन राय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, जो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था। और एम एन राय के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के अभाव में कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता है। नवमानववाद का आशय। एम एन राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना की। और एम एन राय ने, ठीक है, और बाद में एम एन राय ने रीजन, रोमेंटलिज्म एंड रिवोल्यूशन 1952 नामक रचना लिखी। और नवमानववाद का विचार यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित है। जीवन के तृतीय चरण में एम एन राय नवमानववादी होकर उभरे। और नवमानववाद के दर्शन के दो आधार हैं, पहला स्वतंत्रता, दूसरा नैतिकता। एम एन राय ने नवमानववाद में व्यक्ति को केंद्र बनाया और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नैतिकता महत्वपूर्ण है। और एम एन राय के अनुसार उदारवाद में दल के, ठीक है, उदारवाद में दल ने स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया तथा मार्क्सवाद ने स्वतंत्रता का दमन वर्ग के आधार पर किया। अतः स्वतंत्रता न मार्क्सवाद में मिलेगी न उदारवाद में, स्वतंत्रता नव मानववाद में मिलेगी। ठीक है, नव मानववाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु मानव है। एम एन राय के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। नव मानववाद के अंतर्गत समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं, यदि समाज के निर्माण में व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। उन्होंने नव मानववाद में समाज के आर्थिक पुनर्गठन और तथा शिक्षा पर बल दिया और वैज्ञानिक ज्ञान पर भी अत्यधिक उन्होंने बल दिया। और मानव को उन्होंने क्या माना? नैतिक माना। ठीक है, मानव को नैतिक माना। क्रांति शिक्षा एवं सहमति के द्वारा होगी, उन्होंने कहा। और बहुलवादी समाज का समर्थन किया। विकेंद्रित राजनैतिक प्रणाली एवं दल विहीन लोकतंत्र का भी उन्होंने समर्थन किया, जो कि जयप्रकाश नारायण ने भी दल विहीन का समर्थन किया था। ठीक है, और महत्वपूर्ण इनकी जो है ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी जो पुस्तकें थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, रेडिकल ह्यूमनिज्म, साइंस एंड फिलॉसफी, द प्रिंसिपल ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और बहुत सारी इनकी काफ़ी सारी बुकें हैं इनकी। ठीक है, और बाकी मैंने काफ़ी बुकें बता दी थी। और ये भी सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो माइकल, ठीक है, माइकल सैंडल, ये है इनकी लिबरिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982। ठीक है, और क्वेंटिन स्किनर, ये द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। और ये है जेवनी सार्टोरी, ठीक है, सार्टोरी की डेमोक्रेटिक थ्योरी 1962। ये जो है सारी इन लोगों की ये है। और ये हैं चार्ल्स टेलर और फिलोसफी ऑफ द ह्यूमन साइंस 1985। ठीक है, और ये हैं एंथनी और इनकी है डेमोक्रेसी। तो ये सारी बुकें भी आप नोट कर लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी और पार्टीशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, तो ये सारी इम्पॉर्टेंट काफ़ी बुकें हैं। ठीक है, और आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रही होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।